का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका लेसन 1 है, लेसन 1 है और लेसन 1 का ये वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपने कहीं और भी वीडियो देखी होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनसे सबसे यूनिक कंटेंट ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इत्मीनान से वीडियो को पूरा देख लेना, तब बताना और वीडियो से हमारा वीडियो क्यों बेहतर है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है वैद्युत आवेश और तथा क्षेत्र, यानी कि वैद्युत आवेश के बारे में बात होगी और वैद्युत आवेश के क्षेत्र के बारे में बात होगी। राइट, तो हम डायरेक्टली हम चाहें तो यहां से भी स्टार्ट कर देते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, उसकी परिभाषा बताएं और वैद्युत आवेश दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन नहीं, पहले बेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर कितना भी ऊंचा हो सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है बेहतर, तभी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। ऐसे ही आपकी नींव है आवेश के हिस्ट्री के बारे में जानने से। तो आवेश का पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जानकारी करेंगे, फिर आपको आवेश के बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे समय है, समय को जैसे अब 2024 चल रहा है, तो जो 2024 से पहले 2023, 2023 से पहले 2022, ऐसे ही बात चलते चले जाओ। 2001, फिर 2001 से पहले कितना 1900 आई होगी, 1998, 1996, 1800, ऐसे ही करते करते आपका आया होगा 201, फिर 199, 98, 97, फिर कहीं ना कहीं जीरो आया होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जीरो के बाद में दुनिया खत्म होगी वहीं से बनी होगी, नहीं ना। तो जो जीरो था वहां पर बोला गया है कि यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उससे पहले वाले समय को हम काउंट करते थे उल्टा, कि ईसा मसीह जन्म से यानी कि 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जन्म यानी जीरो है, वहां से 600 वर्ष और पीछे की बात बोल रहे हैं। ऐसे ही 500 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म है उससे 500 वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे अब ये 2024 है, 2024 से पहले पहुंचेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो से भी 600 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे, तो वहां की बात से स्टार्ट होता है इतिहास आवेश का। यानी कि ईसा मसीह के 600 वर्ष ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात है। एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स था। कहां के दार्शनिक थे? ग्रीक। जैसे अब ग्रीक बोल रहे हैं, पहले ग्रीस बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? ग्रीस बोलते थे। ठीक है, ग्रीस एक देश है। क्या है? एक देश है। ठीक है, तो ग्रीक देश के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने ये देखा कि जब हम एक एम्बर नाम का एक पदार्थ, एम्बर क्या है? एक पीले रंग का पदार्थ है, जो आपका ऐसा समझ लीजिए ये एक पीले रंग का पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के निकट पाया जाता है। कौन से? बाल्टिक। ये जो है एम्बर क्या है? एक पीले रंग का पदार्थ, पीले रंग का पदार्थ है जो आपका बाल्टिक सागर कहां पर पाया जाता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बन जाएंगे पॉइंट यहां से। ये एम्बर या इंग्लिश में अंबर भी बोल सकते हो, हिंदी में अंबर बोल सकते हो, एक पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के निकट पाया जाता था या पाया जाता है, जिसका कलर होता है पीला। अब इन्होंने, थेल्स ने ये देखा कि इस पीले पदार्थ को, यानी कि इस एम्बर पदार्थ को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ दें, या ऊनी कपड़े को इससे रगड़ दिया जाए, या किसी फलालैन के कपड़े से इसको रगड़ दिया जाए, तो ये जो एम्बर है छोटे छोटे कणों को, जैसे कि कागज के छोटे छोटे कण हो, तिनके के छोटे छोटे कण हो, धूल के छोटे छोटे कण हो, या पंख समझते हो, कबूतर इत्यादि के जो छोटे छोटे पंख होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसी तरीके से ये एम्बर पदार्थ भी इन कागज के टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इन्होंने इस घटना को बहुत बखूबी देखा और इन्होंने लिख दिया। तो उसी को हम आगे पढ़ते चले आए हैं। इसको विद्युत आवेश क्यों बोला, विद्युत क्यों बोला, ये इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको समझ में आया
सबसे पहले तिनकों को, जैसे कि अब हम कंघी वगैरह करते हैं, ऐसे किया हमने, ऐसे ये करा। आपको देखो लाइव डेमो भी दिखा दूं मैं। जैसे मेरे पास में छोटे 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 कण में बना दूं, इस तरीके से ये बना दिए, और इसको मैं ऐसे ऐसे अपने बालों से रगड़ूं। आप रगड़ते भी होंगे, बचपन में देखा होगा। देखो ये इसने चिपका लिया, देखो ये चिपका लिया ना, ये देखो ये चिपक गया, देखो ये दिखाई दे रहा है चिपक गया। ये इस तरीके से देखो ये मेरे उंगली पर आ गया है, ये देखिए इस वाइट कलर का। तो ये क्या किया है, इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ऐसे छोटे छोटे कणों को ये आकर्षित कर लेता है। तो अब इसको विद्युत का क्या संबंध है इससे, ये संबंध है, देखिएगा। एम्बर को ही हम यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन का हिंदी में रूपांतरण क्या होता है, विद्युत होता है। और इस घटना को, कौन सी घटना को, जब हम किसी पदार्थ को, एम्बर पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ने के बाद यह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, इस घटना को नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है विद्युत। समझ में आई बात। तो ये है संबंध, यहां से आवेश स्टार्ट हुआ था। हालांकि हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बस एम्बर के बारे में बताया था, और यहीं पर इन्होंने बस इतना ही बता के छोड़ दिया। फिर यहां से आगे और हिस्ट्री आगे बढ़ती है कि इनके 2000 साल तक तो कुछ भी इस चीज पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन 2000 वर्ष बाद इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, और इन्होंने सन 1600 में थेल्स के द्वारा बताई गई इन बातों को गौर किया, और फिर इन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा। क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो थेल्स भाई साहब ने हमको बताया है कि एम्बर ऊनी कपड़े से रगड़ दिया जाए तो ये छोटे छोटे कणों को, यानी कि धूल के कण, कागज के कण, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये केवल और केवल अंबर ही ऐसा पदार्थ नहीं है, अंबर के अलावा और भी बहुत सारे अन्य ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कांच है, एबोनाइट है, सल्फर है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो ऊनी कपड़े से रगड़ दिए जाएं तो वो छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ये बात किसने बताई, ये बात सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताई। हालांकि यहां पर भी आवेश के बारे में जिक्र नहीं हुआ कि आवेश धनावेश ऋणावेश, नहीं, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी कि ऐसा अंबर नहीं, और भी बहुत सारे पदार्थ ऐसा करते हैं, यानी कि उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि यानी कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से रगड़े जाने पर वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, इसी घटना को तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुण अंबर में ही नहीं, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे कांच, एबोनाइट, सल्फर, इनमें भी पाया जाता है। ये बात गिलबर्ट ने बता दी। सन 1600 तक आ गए हम। अब आगे की कहानी सुनो, यहां से आगे स्टार्ट होता है अब आगे का असली खेला। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता। परिभाषा पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा क्या बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया था, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर अथवा अन्य पदार्थों में हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अभी बताया था कि अंबर को ऊन से रगड़ दें तो अंबर छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित करने के ये गुड़ी तो है, यानी कि इसमें एक ऊर्जा आ गई जिसके कारण यह दूसरे छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। बात समझ रहे हो ना, वही ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, या ये घटना आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है जिसमें कोई पदार्थ किन्हीं दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। कोई पदार्थ रगड़े जाने के कारण दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जैसे धूल के कण, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो ये घटना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वही है, यानी कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई अंबर या अन्य पदार्थ हल्के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। यही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, जिसका हिंदी में रूपांतरण वैद्युत की होता है। ठीक है, या अपने भाषा में आप समझ गए होंगे, जब कोई पदार्थ किसी ऊन या किसी अन्य पदार्थ से रगड़े जाने के कारण किन्हीं हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे
तो उस घटना को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। और अब यहां से एक नोट बनेगा नंबर 1 कि इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त करने वाली वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रिसिटी का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात रगड़े जाने पर यदि मैं इस वस्तु को रगड़ दूं और रगड़ने के कारण ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो इस वस्तु में क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त कर लिया इस वस्तु ने। तो इस वस्तु को मैं क्या बोलूंगा कि ये विद्युतमय हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त करने वाली वस्तुएं विद्युतमय या आवेशित कहलाती हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको रगड़ दूंगा तो रगड़ने के बाद यह मारकर छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आवेशित हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वैद्युतमय हो गया। यदि आपसे कोई कहे वैद्युतमय हो रहा है, ये मार्कर वैद्युतमय हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो गया है। इसका मतलब यह है कि यह आवेशित हो गया है। इसका मतलब यह है कि यह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें किन्हीं छोटे छोटे कणों या हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण या इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, चलिएगा अब समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मामला क्या है। अब यह रगड़ने या घर्षण के कारण, रगड़ना मतलब रगड़ दिया ऐसे, और इसका मतलब क्या है, घिस रहे हैं इसको, घर्षण। तो यह रगड़ने और घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए हम इसको घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। तो घर्षण वैद्युतिकी क्या है कि जब किसी वस्तु में क्या हो गया, घिसने के कारण अर्थात रगड़ने के कारण या घर्षण के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण उत्पन्न हो जाए। ठीक है, वो चीज है आपकी घर्षण वैद्युतिकी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और तीसरा पॉइंट है, यह वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है। कौन सी वैद्युतिकी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, घर्षण वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, यह स्थिर रहती है, इसीलिए हम ये गति नहीं करती, इसीलिए इसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि यह जो गुण है एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, यहीं पर खत्म। अब हमने रगड़ने के कारण इसमें जो उत्पन्न हुआ इसी ने आकर्षित किया। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, रगड़ने से तुम घर में टीवी टेलीविजन या कुछ और बोले, हमें टीवी चलानी है, सर ने बताया रगड़ने से आवेश उत्पन्न हो गया, इसी से हम विद्युत बिजली बनाने लगे रगड़ के। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्थिर रहता है ये। चलिएगा, तो अब यहां से आपकी परिभाषा बनती है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है या स्थिर वैद्युत विज्ञान क्या है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। या सिंपल भाषा में आप इतना याद कर लो, इतना याद नहीं हो पाए तो इतना, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, या आप बोल सकते हो स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं, वह शाखा स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो जब हम आवेश का अध्ययन करेंगे, आवेश का अध्ययन दो तरह से होता है। आवेश एक गतिशील आवेश होता है, तो जो गतिशील आवेश का हम अध्ययन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपका आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या है आपका, वो करंट कहलाता है। जब हम आवेश के ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करें, आवेश के गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं, तो वो आपकी करंट कहलाती है। करंट यानी कि जो विद्युत कहलाती है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा जिसमें आती है ना, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो अब यहां पर हम स्थिर वैद्युत आवेश का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी स्टैटिक माने स्थिर, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, यानी कि वही आवेश। ठीक है, चलिएगा आप समझ में आ गया होगा। अब आती है यहां से सिंपल भाषा। अभी यहां तक जो आपने सीखा ये पेपर में नहीं आएगा, बस आपको नॉलेज के लिए बता दी ये बात। अब यहां से आएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश
के बारे में आगे यहां से चलिए। तो अब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वैद्युत में आप समझ गए, स्थिर वैद्युत विज्ञान आपने समझ लिया। अब चलते हैं आवेश। जैसे कि अभी तक हम बात चल रहे थे 1600 ईस्वी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, यानी थेल्स ने बताया। फिर आपके डॉक्टर गिलबर्ट की बात पर आ गए थे। डॉक्टर गिलबर्ट ने भी नहीं बताया कि धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है। 1600 के फिर कुछ साल बाद, कब, 1750 में। 1600 के बाद में 1750 कितने साल बाद आया? 150 साल बाद। 150 साल बाद कहां के? ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बिल्ली की खाल से बहुत सारी कांच की छड़ को रगड़ा, ठीक है, फिर कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा, उनको लटकाया, देखा, बहुत सारे प्रयोग किए, तब जाके इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। इन्होंने ही बताया कि समान प्रकृति के आवेश जैसे कि धन धन या ऋण ऋण, समान प्रकृति के आवेश, एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इन्होंने ही बताया कि विपरीत प्रकृति के आवेश जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कभी आपने चुम्बक के साथ खेला होगा, तो एक चुम्बक है, दूसरी चुम्बक ऐसे करेंगे खटाक से चिपक जाती है, लेकिन उसी चुम्बक को यदि हम घुमा के लगा देते हैं तो दूसरी चुम्बक आगे 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 बढ़ती रहती है, चिपकती नहीं है, ठीक है। उनमें क्या रहता है, उनमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। जब नॉर्थ नॉर्थ को मिलाया जाता है तो वो दूर भागते हैं, साउथ साउथ को मिलाया जाता है वो दूर भागते हैं। जब नॉर्थ और साउथ को मिलाया जाता है, अलग अलग ध्रुवों को मिलाया जाता है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। सेम वही चीज यहां पर फंडा होता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो वो एक दूसरे के पास जुड़ जाते हैं, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पास आते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पास आते हैं, प्रतिकर्षित, दूर भागते हैं। नेगेटिव नेगेटिव पास आते हैं, दूर भागते हैं। समझ में आया? ये किसने बताई थी? ये बताई थी आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहीं से फिर आवेश की बात आती है। आवेश की बात क्या आती है भाई? जब आपको पता है कि भाई पॉजिटिव आवेश है, इसके पास पॉजिटिव लेके आया, प्रतिकर्षण का अनुभव किया इसने। माइनस के पास में क्या है, धनात्मक आवेश लेकर आए, इसने क्या करा, आकर्षण का अनुभव किया। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है या आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो वो गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ये परिभाषा कुछ अजीब सी लग रही है क्या? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। किसका? वैद्युत प्रभाव का। वैद्युत प्रभाव बोले तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। चुंबकीय प्रभाव क्यों? आगे चल के पता चलेगा आपको। जब वैद्युत धारा बहती है, यानी जब आवेश गति करता है, तो वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अभी पढ़ोगे, क्योंकि अभी स्थिर वैद्युत की चल रही है, लेकिन आगे पढ़ोगे तो है, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत प्रभाव में ये आ जाएगा वैद्युत आकर्षण, यानी वैद्युत प्रतिकर्षण और आकर्षण, ये दोनों आ जाएंगे। चुंबकीय प्रभाव में आगे जब गति करेगा तो तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आप वैद्युत आवेश को कैसे परिभाषित करोगे? आपसे कोई पूछ ले वैद्युत आवेश क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। ठीक है, ठीक, ओके, ऑलराइट। वैद्युत आवेश के बारे में ये आपको पता ही चल गया, दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश, समझ में आ गया। ठीक है, सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर हो गई। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे आप पढ़ाई करोगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है, जो वैद्युत आवेश होता है ना, देखिएगा, नोट करके, बहुत ही यानी अति महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर लिख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण
बिंदु, ये बिंदु वो हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। पहली चीज क्या, जो स्थिर आवेश होता है ना, स्थिर आवेश, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिएगा स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश यानी कि V = 0, उसका जो वेग है 0 है, आवेश बिल्कुल स्थिर रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, तब वह क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। स्थिर वैद्युत आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट आपका महत्वपूर्ण आ जाता है कि गतिशील आवेश क्या है, गतिशील आवेश। गतिशील कैसा आवेश है, गतिशील, गतिशील होने की भी दो कंडीशन है। गतिशील कैसे होगा, या तो उसका वेग कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, गति तो कर रहा है, लेकिन वो 10 मीटर प्रति सेकंड के लाइन लगातार दौड़ते जा रहा है, आवेश दौड़ रहा है, गति कर रहा है, लेकिन उसका वेग स्थिर है, यानी कि जिस वेग से वो चल रहा है लगातार उसी वेग से चलता जा रहा है। या फिर उसका वेग कैसा रहेगा, कांस्टेंट ना रहे। कांस्टेंट ना रहे का मतलब क्या है कि या तो उसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। भाई गतिशील आवेश दो तरह से हो सकता है, या तो उसका वेग स्थिर रहे या वेग उसका स्थिर ना रहे। स्थिर का मतलब अभी जब आप ऐसा समझिए जाम में गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी सी सड़क मिली, एक्सीलेटर दाब दिया, तेज कर ली, लेकिन जैसे ही आगे कोई आदमी आ गया रोक दी, धीरे कर ली। लेकिन जब कोई रोड मिल रहा है आपको, जीटी रोड एकदम बेहतरीन रोड है, एकदम चिकना, ठीक है, अब चिकने रोड पे और एकदम खाली पड़ा है, तो आप कहेंगे एक्सीलेटर, गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है, बस कोई रोक टोक नहीं है, टेंशन फ्री 80 की पे चलाते जा रहे हो, यानी स्थिर वेग से चल रहे हो। लेकिन जब भीड़ भड़क्का में जाओगे तो क्या करोगे, कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका वेग, अस्थिर हो जाए, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी, समझ रहे हो, तो वो चीज। तो अब आवेश गतिशील है, स्थिर गतिशील है, यानी कि वो गतिशील तो है, स्थिर वेग से गतिशील है, तो वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आवेश गतिशील है, कैसे, स्थिर वेग से, स्थिर वेग से यदि कोई आवेश गतिशील है स्थिर वेग से, तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिर है यानी कि बिल्कुल गति नहीं कर रहा, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा केवल। यहां पर क्या करेगा, आवेश गतिशील है और स्थिर वेग से गतिशील है, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यदि उसका क्या है, वेग अस्थिर है, यानी कि वेग उसका घट रहा है, बढ़ रहा है, तब वो क्या करेगा, तब वह वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ में वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। क्या करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, अपने अंदर से तरंगें, अपनी ऊर्जाओं को भी निकालता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। क्लियर होगी बात, चलिएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। चलिएगा, अब आगे की बात आ जाती है, सबसे ज्यादा यहां से इंपॉर्टेंट आ जाता है, और इसी के ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का जो मात्रक होता है भाई वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आगे चल के आप बहुत सारी चीजें भी पढ़ोगे इसके आवेश के बारे में, लेकिन फिलहाल आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है। इसका जो विमीय सूत्र है, आवेश का जो विमा है, ठीक है, आवेश का जो विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। आगे चल के अभी पढ़ो, पता, ये ज्यादातर आवेश का जो सूत्र है, आवेश का जो सूत्र होता है Q = NE होता है। आगे इसका मतलब भी समझाएंगे, इसका सूत्र है आवेश का। छठा, आवेश का एक CGS मात्रक भी होता है भाई, आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक, यानी कि CGS पद्धति में जो मात्रक होता है इसका क्या होता है, स्टैट कूलाम।
क्या होता है? स्टैट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? स्थिर। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है। आत्मा, इसको हम, क्योंकि आवेश के बारे में किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था, इसलिए हम इसको ही हम दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी देते हैं। ये आपका फ्रैंकलिन, FR भी लिख देते हैं। ठीक है। चलिएगा, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम, एब कूलाम होता है। आगे चलेंगे हम, एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम आवेश जो होता है वो आपका 3 × 10⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युत इकाई के बराबर होता है। ठीक है। या हम इसी को बोलते हैं 3 × 10⁹ इतने फ्रैंकलिन के बराबर होता है। या हम इसी को बोलते हैं 1/10 एब कूलाम के बराबर होता है, एब कूलाम के बराबर होता है। ठीक है। चलिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा नहीं, वैद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ये। आवेश का ये सबसे छोटा मात्रक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई होता है। और यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे नोट्सों में मिल जाएंगी ये सारी बातें। यहां से देखिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे में कितना होता है भाई? एक फैराडे यानी F बराबर होता है 96,487 कूलाम आवेश, इतना आवेश होता है। या हम इसको इक्विवेलेंस मान लेते हैं 96,500 कूलाम। मोटा मोटी जब हम इसको सिद्ध करते हैं ना, देखिएगा, नॉर्मली एक फैराडे में 96,487 कूलाम आवेश होता है, लेकिन जब हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हम 96,487 नहीं, सीधे सीधे 96,500 कूलाम लगा देते हैं। ठीक है। अब एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट बात है 11वां, कि भैया आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर चाल यानी कि वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि यदि कोई आवेश यानी कोई पदार्थ है, यदि उस पदार्थ पर 10 कूलाम आवेश है और वो मान लीजिए कितने भी वेग से चले या कितने भी वेग से ना चले, 100 किलोमीटर प्रति आवर से चले, 50 किलोमीटर पर आवर से चले, उस पर आवेश यदि 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिएगा, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। ये आपके पॉइंट बन गए 11 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे कराते हैं, पहले यहां तक कर लीजिएगा। आवेश से संबंधित कुछ और चीजें हैं, उनको कराया जाएगा, पहले यहां तक। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने आवेशन की प्रक्रिया के ऊपर। आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है भाई? आवेशन की प्रक्रिया यानी कि आवेश किस किस तरह से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, या आवेश एक वस्तु में किस तरह से उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहला तो आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि घिसने से हम किसी वस्तु में यानी कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशन कर सकते हैं। आवेशन यानी चार्जिंग। ठीक है, किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है।
दूसरा चालक यानी स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा कैसे कि भैया ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को दूसरी वस्तु स्पर्श करा दें तो यहां से इसमें आवेश चला जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रेरण द्वारा। प्रेरण क्या होता है कि एक वस्तु है, इसके पास दूसरी वस्तु रख दें, ये चार्ज वस्तु है, इसके पास दूसरी अनावेशित वस्तु रख देते हैं तो उस पर उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आगे चल के संधारित्र वगैरह पढ़ेंगे, आगे सारी चीजें आपको, अभी तो शुरुआत है, पहला वीडियो, आगे चल के सारे कुछ समझ में आएगा। फिलहाल कि हम 3 तरह से आवेश का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है घिसने से, घर्षण से, कि एक वस्तु चार्ज हो जाती है, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या है, ये सिद्धांत भाई क्या कहता है, इस सिद्धांत को समझते हैं वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। बहुत ही ध्यान से समझना, इसकी थ्योरी में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है ना, ये प्रत्येक कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि किससे, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। और अणु और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ज्यादा सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु में क्या होता है, परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इसी भाग में क्या होता है, इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित रहता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये 9th क्लास से आप जानते होंगे, ठीक है। आगे चल के और विस्तार से इसको पढ़ेंगे हम परमाणु संरचना में, लेकिन फिलहाल आप यहां पे समझ गए कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अर्थात कोई भी परमाणु, उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। भाई न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना नाभिक के बाहर ऋणावेश होगा उतना ही नाभिक के अंदर धनावेश होता है, ठीक है। तो अतः पूरा एक परमाणु जो होता है, संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है, ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव होता है। कंप्लीट यदि हम बोले जाए, पूरे परमाणु को बोला जाए तो वो वैद्युत उदासीन होता है। जब हम क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घिसते हैं तो होता क्या है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं तो होता यह है कि इसमें, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि इस पदार्थ में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही इसमें प्रोटॉन है। जैसे ही ये मैंने क्या करा, ये पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ से मैंने घिसा, इस पर क्या है, इस पर मैं मान के चल रहा हूं 5 इलेक्ट्रॉन और इस पर 5 प्रोटॉन है। अब मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा, रगड़ने से ये हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें चले गए। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अब इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब यहां पर कितना बचे, यहां पर अब ये नहीं, अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा तो रगड़ने के बाद देखा ये कि इससे इलेक्ट्रॉन इस दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो गए। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहां पर कंडीशन ये बनी कि इसमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन अभी भी 10 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन मिलकर तो उदासीन हो गए, तो अब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसमें जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 5 इसमें प्रोटॉन थे, तो ये तो उदासीन बना हुआ था। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं या जिस पर आकर बैठ जाते हैं वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आके बढ़ जाती है। इस पर जो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश की संख्या बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात। अब यहां से एक चीज और पड़ती है, कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या किसी पदार्थ पर हम रगड़ दें तो इलेक्ट्रॉन चले जाते, स्थानांतरित होने पर क्या उसका द्रव्यमान भी कम हो जाता है? बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर वहां चले, घिस दोगे तो सिंपल सी बात, कम तो होगा ही। ठीक है, चलिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धनावेशित ऋणावेशित आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक चीज और बनती है आगे, इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण सिद्धांत, उसको पढ़ते हैं। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो भाई अब देखिएगा, आपने देखा अभी अभी कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो यही वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो हम बोलेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10,000, 10 करोड़, 5 करोड़, 5, 6, 7, ये इलेक्ट्रॉन ही तो स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 1/2 नहीं, पूरा या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं या नहीं जाएगा, यही चीज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो वो ई यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी आवेश का जो स्थानांतरण हो रहा है वो एक न्यूनतम मान के तहत हो रहा है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि विद्युत आवेश बोले तो ई का पूर्ण गुणज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, कितने, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। यह इकाई 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होती है। ये जो मूल इकाई है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है उस पर भी इतना ही आवेश, और ये जो मूल आवेश है वो भी इतना ही है। तो इसीलिए हम किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इतना हो सकता है, प्लस माइनस एन, या तो माइनस का या प्लस का एन ई के तहत। यानी कि एन बराबर क्या है, एन बराबर आपका 1, 2, 3, यानी पूर्ण गुणज होगा। तो किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है वो मूल राशि के पूर्ण गुणज से होता है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या आ सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति में जो आवेश है वो सदैव एक निश्चित मान, न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि पूरी प्रकृति में जो भी आवेश है वो एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। यही जो निश्चित मान है उसी आवेश को हम क्वांटम प्रकृति कहते हैं, और यही आपका कहलाता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, यही कहलाता है। क्वांटीकरण का मतलब यह है कि आवेश किसी वस्तु पर जाएगा या उससे आएगा तो वो एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होगा, और वो मान कितना होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE होगा। क्यों? क्योंकि वो निश्चित मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर होता है, अर्थात इतना। तो इतना ही आ सकता है, इतना ही जा सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 गुना, 5 इलेक्ट्रॉन तो इसका 5 गुना आवेश चला गया या आ गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इससे हमको पता चल रहा है कि जब हमारा पूरी प्रकृति का जो आवेश है वो एक निश्चित
क्वांटिटी का पूर्ण गुणज है। तो मतलब क्या है कि आवेश यदि हमने एक वस्तु से दूसरी वस्तु से रगड़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, तो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुए, यहां से वहां चले गए। तो यही है आवेश संरक्षण का नियम कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बस ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हमने यहां पर रगड़ा, इलेक्ट्रॉन रगड़े तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, एक हाथ से दूसरे हाथ में चले गए, या हमारी वस्तु से हमने किसी को टच किया तो हमसे यहां चले गए, यहां से पृथ्वी में चले गए। यानी कि आपका पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन का संरक्षण रहता है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही रहेंगे। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा जितनी ब्रह्मांड की उतनी ही रहेगी, बस ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, एक से दूसरे स्वरूप में चेंज हो जाती है। ऐसे ही आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इतना ही है केवल। ये आवेश का संरक्षण का सिद्धांत हो गया। बस नियम में आगे हम बताते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको नॉर्मली सिखाऊं कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने क्या स्थिर बिंदु आवेश के बारे में नियम दिया था, जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है वैद्युत बल। ये चीज हमने कल ही बताई थी आपको, जब हमने आवेश का चैप्टर आपको पढ़ाया था। जिनको नहीं पता वो जान लो कि भाई जो आवेश जो होता है, ध्यान से समझिएगा, आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव धनावेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, जब भी कभी भी पॉजिटिव पास में आते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। कौन सा? वैद्युत, पूरा बल का नाम क्या है? वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जब पॉजिटिव पास में आते हैं, या नेगेटिव पास में आते हैं तो इनके बीच में भी वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन जब नेगेटिव पॉजिटिव पास आए या पॉजिटिव नेगेटिव पास आते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। पूरा बोले तो वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो कुल मिलाकर आप ये चीज तो सीख गए, जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल, यहां से ये चीज पता चल रही है हमको, वैद्युत बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। ये डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पर, कि दो आवेश जो पास पास रखे हुए हैं वो पॉजिटिव रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा इस कंडीशन में, या माइनस प्लस या प्लस माइनस अलग अलग आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। जब भी मैं कभी भी बोलूं वैद्युत बल तो समझ जाना, वैद्युत बल का मतलब वैद्युत आकर्षण बल के बारे में बात कर रहा हूं, वैद्युत प्रतिकर्षण के बारे में बात कर रहा हूं। यह डिफाइन होगा कि वो आवेश किस तरीके से रखे हुए हैं। यहीं से मेरा एक पॉइंट और यहां से बनता है कि ये हमने ये चीज सीखा था, स्थिर का मतलब क्या है? यदि मैं आगे चल रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, तो मतलब मैं स्थिर नहीं हूं, यानी मूव कर रहा हूं। यदि मैं ऐसे रखा हुआ हूं, एकदम खड़ा हो जाऊं स्थिर, तो मतलब स्थिर का मतलब रुका हुआ एक जगह फिक्स, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा हूं मैं, तो मतलब स्थिर। आवेश का मतलब आप समझ गए, लेकिन ये बिंदु आवेश क्या है, स्थिर बिंदु आवेश क्या है? तो बिंदु आवेश ऐसा समझ लीजिएगा, जैसे यदि आप गूगल पर लोकेशन देख रहे हो, लोकेशन देख रहे हो और आपने देखा लोकेशन में कि फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी में फुटबॉल की लोकेशन देख रहे हो फुटबॉल का, तो वो दिखाई देगा कि फुटबॉल इस बिंदु पर है, एक पॉइंट बता देगा कि एक बिंदु पर है फुटबॉल, है। तो इसका मतलब वो फुटबॉल के आकार को कंसीडर नहीं करेगा, वो पॉइंट बताएगा यहाँ पर है फुटबॉल। या आपका घर यदि बड़े स्तर पर देखोगे सैटेलाइट से, तो आपका घर बताएगा कि इस बिंदु पर है घर, आपके घर का आकार नहीं बताएगा वो कितना बड़ा है, नहीं। तो मतलब क्या है कि जब कोई क्रिया रेखा जब बड़ी बन जाती है तो चीजों का आकार को कंसीडर नहीं किया जाता, केवल वो पॉइंट बताया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि जब दो आवेश यहां पर रखे हुए हैं और इनकी जो दूरी है वो बहुत बड़ी है, तो उनकी अपेक्षाकृत इन आवेशों का आकार बहुत छोटा है। तो ऐसे आवेश जिनका आकार बहुत छोटा या नगण्य या जिनके आकार को कंसीडर नहीं किया जाता है, उनको हम बोलते हैं बिंदु आवेश, जिनके आकार के बारे में हम कोई व्याख्या या कोई चीज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां से समझ में आ गया।
तो इन्होंने स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में स्टडी किया और इन्होंने बताया। तो अब देखिएगा, अब हमने ये चीज आपको बताई दी है कि माइनस प्लस होते हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। अब इन्होंने क्या करा था, कूलम्ब भाई साहब ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या था ये देखते हैं। अब हम इन्होंने नियम दिया कि भाई दो आवेश हैं, मान लीजिए एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, चाहे वो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, ये अलग की बात है। फिलहाल ये दो बिंदु आवेश हैं और वो भी कैसे, स्थिर बिंदु आवेश हैं। तो इन कूलम्ब भाई साहब ने बताया कि इन दोनों, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल का मतलब आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है, ये डिफाइन करेगा। यदि यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। ये पॉजिटिव है तो भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यदि ये माइनस और ये प्लस है तो आकर्षण लगेगा। ये चीज तो आपको पता है। तो अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दे रहा हूं, तो सीधे सीधे नाम दे रहा हूं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, यह इन दोनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणा यानी कि गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। ठीक है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हो। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यदि मैं इन दोनों के बीच की दूरी r मान लूं, ठीक है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, तो यह इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्ब भाई साहब ने बताई थी। क्या? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब कहेंगे सर ये समानुपाती बोल रहे हो, यहां पर आप व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हो, ऐसा क्यों? देखिए, यदि कोई दो रिलेशन इस तरह से जुड़े हुए हैं तो हम इसको या तो मैं बोलूंगा अनुक्रमानुपाती या बोलूंगा मैं समानुपाती। इसका मतलब होता है जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा वैसे वैसे x का मान भी समतुल्य उसके बढ़ता जाएगा। यदि x व्युत्क्रमानुपाती y ऐसे, यानी 1 में लिख रहा है, सिंबल तो वही है लेकिन ये बट्टे में लिख रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा उसकी अपेक्षाकृत x का मान लगातार घटता जाएगा। बात समझ में आई? व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह वही रहता है, बस एक चीज बदलती है। क्या? इसमें 1 में y रहेगा। जैसे में a ये लिख रहा है और a, तो ये z और x एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं और a और b एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती बोलो या अनुक्रमानुपाती, बात एक ही है। ठीक है, ठीक, अब समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो अब सीधे सीधे बोर्ड पर चल रही है, पूरी परिभाषा में लिख दे रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगी परिभाषा। एक बार फिर से समझाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। दोनों प्रकार का, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणा लगा दी, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया। इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप कहेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती कहाँ? ये तो दोनों ही एक जैसे हैं। देखिएगा, यदि मैं कह रहा हूं x और y ऐसे हैं, इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे या तो मैं अनुक्रमानुपाती बोलूंगा या मैं इसका ही नाम होता है समानुपाती। यही होता है, ये समानुपाती है। और यदि मैं इसी को मैं इस तरह से जोड़ दूं तो अब इसको ही मैं क्या बोलूंगा? व्युत्क्रमानुपाती बोलूंगा। मतलब समझ गए होंगे व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती में क्या अंतर होता है। जब ये बट्टे में कर दिया जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और यदि डायरेक्टली इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है तो ये समानुपाती है।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा वैसे वैसे x का मान भी बढ़ेगा। इस रिलेशन का मतलब होता है जैसे जैसे मैं y का मान बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं y का मान बढ़ाऊंगा तो x का मान घटने लगेगा। यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम रिलेशन से जुड़ा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा रिलेशन। और समानुपाती का मतलब क्या है? सीधा। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है आपकी। देखिएगा क्या परिभाषा लिख दी है मैंने, देखिए ये लिखी हुई है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के समानुपाती, सॉरी अरे क्या लिख दिया, दोनों आवेशों के, अरे शिट, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ गए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, बात एक ही है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या लिखी है मैंने, थ्योरी समझ में ही नहीं आ रही है, कहीं पे है 2 बार कर दिया है। ठीक है, चलिएगा। और इसमें नीचे क्या लिखा है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश कार्य करता है, इसकी दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इस बल की दिशा, यानी कि इस बल की जो दिशा होती है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं, ये जो कूलाम का नियम है, क्योंकि इसमें वर्ग अनुक्रमानुपाती याद रहा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए हम इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। कूलाम के नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा। अब जैसे ये थ्योरी है, यहीं से हम एक इसका फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब किया जाता है ये देख लीजिएगा। फॉर्मूला इस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हमने अभी अभी आपको बताया है कि दोनों आवेशों, ये हमने चित्र बना दिया कि भैया 2 आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम की नियम की परिभाषा क्या कहती है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये एक समीकरण मान लो, ये एक 2 समीकरण मान लो, दोनों समीकरणों को मिला दें। दोनों समीकरण को मिलाने पर, जब दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो F समानुपाती, ऊपर तो आ जाएगा Q1 Q2, नीचे आ जाएगा R², क्योंकि तो नीचे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ये ऊपर है तो ऊपर, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे, इनकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो F ही रहेगा, बात खत्म। ये ऊपर है, ये नीचे है, बट्टे में है ना, बात खत्म। जब भी हम इस चिन्ह को हटाते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो यहां पर एक कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि मैंने कोई भी, आप कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट k मान ले रहा हूँ, एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे लिख देंगे जहां k एक नियतांक है, k एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, ये समानुपाती नियतांक है के। अब ये के
इसका मान के का मान कितना होता है निर्वात अथवा वायु के लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए ये जो नियतांक है, ये जो के नियतांक जो है ये कितना होता है निर्वात अथवा वायु के लिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। कितना होता है निर्वात अथवा वायु के लिए? देखिए ये जो K है यहाँ पर नियतांक आता है इस तरह से आएगा, दो तरीके से, एक तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे आएगा K, या इसको स्मॉल k मान लो, इसको स्मॉल k मान लीजिए, ये कैपिटल K आ जाएगा। इस स्मॉल k में और कैपिटल K में क्या अंतर है? देखिए ये स्मॉल k है, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक नियतांक जो आया है, ये नियतांक कितना होता है? ये नियतांक आपका इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यदि ये कब है, ये तो इतना आएगा, ये कब आएगा? ये तब आएगा जब मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, जैसे कि कांच है, मोम है, अबरक है, सल्फर है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में रख दें, तो कुछ ना कुछ तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो वो प्रभाव कितना पड़ता है वो इससे हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पर K का हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। ये K क्या होता है? K उस पदार्थ का परावैद्युतांक होता है जो यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कांच रख दिया, तो कांच का परावैद्युतांक कितना होगा उसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहली कंडीशन ये हो गई कि जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, निर्वात अथवा वायु के लिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना होता है निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक है। अब बात आ जाती है कि यदि इन दोनों के बीच कोई क्या है पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा यहाँ से कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहां से मैं आगे एक लाइन और आपको करा दूं। यहां पर नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इतना होता है। F बराबर कितना होता है? इतना होता है। जहां ये जो K है, जहां K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है, जहां के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। बात समझ में आई आपको कि भाई यदि यहां पर मान लीजिए ये जो भाई ये समझ लीजिएगा, पहली चीज तो इसको समझो कि x इस रिलेशन से कोई भी दो राशि जुड़ी हुई हैं, तो बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, इस चिन्ह को जब भी हम हटाएंगे यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट आएगा। ये क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, एक ना एक कांस्टेंट आना ही आना है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि यहां पर कोई कांस्टेंट ना आए। आप कहेंगे सर ये है, यदि x बराबर y लिख दें तो यहां पर भी तो कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट क्या है? यहां पर कांस्टेंट 1 आ जाएगा। जब कुछ नहीं आएगा तो वहां पर कांस्टेंट 1 माना जाएगा, लेकिन कांस्टेंट जरूर आएगा। तो इसीलिए यहां पर भी जब इस चिन्ह को हटाया तो एक तो बराबर का सिंबल आता है, एक यहां पर कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट निर्भर करता है कि यदि ये दोनों आवेश वायु में रखे हुए हैं तो यहां पर कांस्टेंट आएगा ये, और यदि किसी ऐसे इनके बीच में कोई पदार्थ रखा हुआ है तो ये आएगा। अब कहेंगे सर ये कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है जरा समझते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, नोट करके जो लिख रहे हैं ना हम, इसी में लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹।
ये होता है। इसका मात्रक भी होता है भाई। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या? कूलाम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ये जो बल है, बल ये न्यूटन में रहेगा हमेशा, यहाँ पर भी ये न्यूटन में रहेगा, यहाँ पर भी ये न्यूटन में रहेगा। ठीक है, तो ये इतने का मान है। इसी में नोट, अगला एक नोट लिखेंगे हम, ये जो है आपका एप्सिलॉन जीरो है, इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो बोलेंगे या एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। ये क्या है? एप्सिलॉन जीरो क्या होती है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। इसका भी मान होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। इसका मान ये होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? वैल्यू होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि इसका मान बताओ, इसका विमीय सूत्र बताओ। ठीक है, ये सारी चीजें यहां से निकलती हैं, तो इसको अभी सिखाएंगे हम, पहले यहां तक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। यहां से इसका विमीय सूत्र भी हम बताते हैं आपको, पहले यहां तक कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आगे मैं आपको बताऊंगा। अब जरा देखिए, यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट प्रश्न यहां से बनते हैं। डेफिनेटली यहां से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। आगे ये जितने भी क्वेश्चंस आगे बनेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। पहला यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले जो एप्सिलॉन जीरो था, इसका मान तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है, इतना होता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, चलिएगा, मात्रक इसका हो गया। अब यहां से हमारा क्या बनेगा? इसकी विमीय सूत्र क्या है? एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र होता है m की पावर -1, l की पावर -3, 3 की पावर 4, a की पावर 2। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है? इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे -1 है, ये प्लस का 1 आ जाएगा, इस पर -3 है, ये प्लस का 3, घातें चेंज कर देते हैं बस। ये इसका बन गया। ये आवेशों के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ यानी अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका Q1 है, यहाँ पर मान लीजिए Q2 है, इसके बीच में कोई भी पदार्थ, कैसा पदार्थ? कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे कि अभ्रक है, मोम है, कांच है, कागज है, ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो क्या हो जाता है? वैद्युत बल का मान घट जाता है। आवेशों के बीच यदि कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो वैद्युत बल का मान घट जाता है। यदि यहां पर कोई धातु रख दें, आवेशों के बीच यदि कोई धातु रख दें तो वैद्युत बल का मान बढ़ जाता है। धातु रखने पर क्या हो जाता है? वैद्युत बल का मान बढ़ जाता है। धातुओं के लिए जो K का मान, परावैद्युतांक का मान जो होता है K क्या था? इन दोनों आवेशों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है उसका परावैद्युतांक होता है K। तो धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। कभी टिक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो अनंत होता है। और सभी परावैद्युत पदार्थ, कोई भी परावैद्युत पदार्थ है जैसे कि कांच, मोम, अभ्रक, सोडियम, ये जो है आपका मोम, ये सारे अभ्रक, कागज, ये जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं उन सभी के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। बात समझ में आई? बात 1 से अधिक होता है। ओके, चलिएगा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ये कूलाम्स के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कूलाम्स के नियम की कुछ सीमाएं वो यहां से पता चलती है। देखिए क्या है कि यह जो नियम है, यानी कि कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। पहली चीज तो ये, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। आगे यह नियम संरक्षी, यह बल, ये जो कूलाम का जो बल है, कूलाम के नियम से जो बल प्राप्त कर रहे हैं अर्थात वैद्युत बल,
ये जो वैद्युत बल होता है यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है यानी कि वो क्या कहलाएगा, वैद्युत बल। तो ये जो वैद्युत बल है ये संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल आप बीएससी की क्लास में आप सीखोगे, जब बीएससी की मैकेनिक्स पढ़ोगे। आपको मैं मोटा मोटी ऐसे सिखाऊं, आपको बस छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर सिखाऊं। यदि मैं किसी पिंड को या किसी पदार्थ को एक ऊपर की ओर उछालूं फिर वो नीचे आ जाता है, यदि वो जिस काइनेटिक एनर्जी से ऊपर गया उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे आ जाए, तो इस समय हम बोलेंगे कि उस वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल संरक्षी बल हैं। यदि कोई वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई और उससे फिर प्रारंभिक पॉइंट पर आ गई, तो उसकी जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाए उसी से वापस आ जाए, अर्थात उस पर जो बल कार्य कर रहे हैं वो उस रास्ते पर निर्भर ना करें, जिस रास्ते से गई दूसरे रास्ते से आए, उस रास्ते की प्रकृति पर निर्भर ना करें, तब उस वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल संरक्षी होते हैं। यानी संरक्षी बल की अलग अलग परिभाषाएं हैं बहुत सारी, जो उसको मेथड से समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, फिलहाल आप नहीं समझिएगा। ये जो बल है यानी वैद्युत बल है, ये केंद्रीय बल होता है, यानी जो कूलाम के नियम से जो बल प्राप्त कर रहे हैं वो केंद्रीय बल होता है। ये जो बल है यानी कूलाम का जो नियम है, यह नियम बड़ी दूरियों पर लागू नहीं होता है, यानी बड़ी दूरियों पर यह बल लागू नहीं होता, अर्थात यह नियम बड़ी दूरियों पर लागू नहीं होता। यानी कि आप मान लीजिए यहां पर एक आवेश रखूं और एक आवेश को चंद्रमा पर रख दूं तो उनके बीच में वैद्युत बल नहीं निकाल सकते। यह नियम इतनी बड़ी दूरियों पर लागू नहीं होता। मान लीजिए 100, 500, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक की दूरियों पर, बस 1 किलोमीटर तक, मतलब ज़्यादा नहीं, 100, 500, 50, 150 इतने मीटर की दूरी पर, 1000 मीटर की दूरी तक निकाल सकते हैं। और कम से कम 10, ऐसा भी नहीं है कि बड़ी दूरियों पर नहीं तो छोटी दूरियों पर लगेगा, नहीं, जैसे मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ इनके बीच में लग जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूक्ष्म दूरी पर लग जाएगा, यानी कि नाभिक के अंदर यह बल भी कार्य नहीं करता है। इसका मतलब 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी जो होगी उस पर भी यह नियम कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो यानी कि 10 से यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। इनसे कम दूरियों पर क्या लगते हैं, फिर नाभिक की बात चलती है, वहां पर आपके नाभिकीय बल कार्य करते हैं। तो ये ना तो ज्यादा बड़ी दूरियों पर यह नियम कार्य करता है, ना ही छोटी दूरियों पर यह कार्य करता है। आगे, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होते हैं, यानी विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। सिखाएंगे, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल के तौर पर आप ऐसा समझ लिए, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की यदि हम तुलना करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां पर मान लीजिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन रखूं और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रखूं, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की यदि तुलना करूं तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यदि 1 न्यूटन लगेगा इनके बीच, तो वैद्युत बल 10 की पावर 43, समझ रहे हो कितनी जीरो आएंगी, इतने गुना ज्यादा लगेगा। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल यदि 1 न्यूटन का लगेगा तो 10 की पावर 36 न्यूटन का बल लगेगा वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो 10 की पावर कितना मोर देन होता है, 10 की पावर 39 गुना ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है। ये कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिएगा, पहले यहाँ पर सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमारा नया यूनिट, नया चैप्टर, नया बैच चल रहा था, तो उसमें हमारा लेसन 1 हमने स्टार्ट किया था, शुरुआत हमने की थी, तो उसका ये तीसरा वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आपको कूलाम बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी किताब में भी आपको दे रखा है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके एक्सरसाइज में आप देखोगे तो 1.3 क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बलों में तुलना के ऊपर दिया हुआ है। और ऐसा सवाल एक बोर्ड परीक्षा में भी आया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको करते हैं और आपको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, एकदम मस्त तरीके से। देखिएगा, यहां पर चल रही है कूलाम बल की तुलना। तो यहां पे हम बात करेंगे सीधे सीधे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन और एक
प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल की तुलना आपको करनी है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, या आपसे बोल देगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है और एक यहां पर प्रोटॉन रखा हुआ है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन और कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करो, या इस पर लगने वाले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालो। क्या? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल का अनुपात निकालो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमको देखिए ये चीज हमको कैसे पता चलेगी, जब दो, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो यहां से पहले एक चीज समझो कि भाई यहां से इस पर जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो Q1 में मान ले रहा हूं, और वो कितना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, इसको मैं Q2 मान ले रहा हूं, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो मैं m1 मान ले रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं m2 मान ले रहा हूं, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई 1.67 या 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। यदि मैं यहां से कहता कि इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करो, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगाता, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान लगाता, लेकिन ऊपर वाली चीज तो दोनों में सेम रहती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। बशर्ते अंतर इतना रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, और प्रोटॉन की जो प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक प्रकृति का आवेश होता है, यानी कि ये धन में होता है, ये ऋण में होता है। ऋण और धन का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ के पास में प्रोटॉन रखा हुआ है, तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव है। और हमने ये आपको बताई थी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जब पास पास रखे होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, तो इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। लेकिन यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो इनके बीच में कैसा लगता, रिपल्सन का बल लगता, यानी कि ये प्रतिकर्षण का बल लगता, क्योंकि दोनों एक जैसे आवेश हैं। यदि यहाँ पर प्रोटॉन होता तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता। क्यों? क्योंकि ये दोनों धनात्मक हैं, प्रोटॉन धनात्मक, ये धनात्मक। अब आपसे पूछ ले कोई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल कैसा होगा, आकर्षण होगा। जब प्रोटॉन रखे हुए हैं तो इनके बीच में वैद्युत बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे आ जाते हैं इस पर। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, यहां से आपको ये चीज पता चल गई। अब आप कहेंगे सर इनके बीच में बल निकालने के लिए दूरी भी चाहिए होती है। यहां पर दूरी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि ये r दूरी पर रखे हुए हैं। हमने मान लिए कि ये r दूरी पर रखे हुए हैं, इसलिए r तो दोनों के लिए काउंट की जाएगी। ठीक है, ये r मान लिया। अब आपके पास में सारी चीजें हैं। सारी चीजें कैसे हैं कि पहले हम वैद्युत बल निकालेंगे। वैद्युत बल कैसे निकलता है? वैद्युत बल निकलता है आपका, इसको मैं कूलाम नियम के बात कर रहा हूं, वैद्युत बल को मैं Fe से प्रदर्शित कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कूलाम नियम से। जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच यदि वैद्युत बल निकालना है तो फॉर्मूला लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से यदि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इतने की एक वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान आपको दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ऐसे ही Q2 का मान भी इतना ही है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। R स्क्वायर, यहाँ पर R का मान नहीं दे रखा है तो R स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे।
गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकलेगा, एफ जी। ग्रेविटी फोर्स निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। उसमें द्रव्यमान कंसीडर किए जाते हैं, यहाँ पर आवेश कंसीडर किए जाते हैं। उधर दूरी का स्क्वायर होता है, इधर भी दूरी का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये नियतांक आता है कूलाम के नियम में, और यहाँ पर जी नियतांक आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, एफ जी बराबर कितना हो जाएगा, जी सभी को पता होगा 6.67 गुणा 10 की पावर -11 इंटू m1। m1 क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। m2 क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 गुणा 10 की पावर -27 अपॉन नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको तुलना चाहिए कूलाम बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना चाहिए, कूलाम बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यानी कि कूलाम बल बोले तो एफ ई अपॉन एफ जी ऐसे निकाल देंगे। यदि कहे कि गुरुत्वाकर्षण बल की कूलाम बल से तुलना, बात एक, ये कोई दिक्कत नहीं है, एफ ई बट्टे एफ ई। ठीक है, ये कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बट्टे ये तुलना, तभी तो कहें इसका अनुपात निकालना है। चलिएगा, इन सभी वैल्यू को रख दो। एफ ई का मान कितना था, ये रहा, कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इतना बट्टे आर स्क्वायर। इसका मान कितना है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 गुणा 9.1 गुणा 1.66 गुणा 10 की पावर -27। 9.1 गुणा 10 की पावर -31 है गुणा 1.66 गुणा 10 की पावर -27 इतना आ गया, अपॉन नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 गुणा 1.6 को यहाँ पे लिख देंगे, गुणा 1.6 को हम यहाँ पे लिख देंगे, गुणा आगे ये देखिएगा, ये 10 की पावर 9 है, गुणा ये 19 और 19 कितने हो जाएगा 10 की पावर -38, 19 दूनी 38 हो जाएंगे। ठीक है, ये 6.67 गुणा और 9.1 गुणा और ये वाला 1.66 गुणा ये 10 की पावर -31 और ये यानी कि 11, 27 और 31 सभी को जोड़ दो, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 69, 10 की पावर -69 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, दिक्कत मत लेना किसी भी तरीके की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम, तीनों की मल्टीप्लाई करके मैं अपने मोबाइल से आपको बता दे रहा हूँ कितना आ जाएगा। ये देखिएगा, वैसे मैं आपको 6.67 है, गुणा कर दें 9.1 की तो 7 6 6 आ जाएगा, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 6 54 54 55 56 57 58 59 की 0 हासिल 6, 9 9 6 54 54 55 56 57 58 59 तो ये 60 आ जाएगा। इस तरीके से 7 6 और 3 9 और 6 0 6 इतना आ जाएगा, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा, ये आ गया, यानी कि 60.697 इस तरीके से आ जाएगा। तो सीधे सीधे मैं इसको 60.69 को सीधे सीधे मैं यहाँ पर 7 मान ले रहा हूँ, बात वही है, यहाँ तक ले रहा हूँ तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दूंगा, सीधे सीधे 60.7 कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा, तो 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 1.66 की। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42 इस तरीके से, और 6 6 36 इस तरह से आ जाएगा, एक अंक छोड़ देंगे हम, फिर वही 6 7 42 और 6 6 36 इस तरीके से आ जाएगा, फिर एक अंक छोड़ देंगे और फिर एक की मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 6 इस तरह से आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 4 और 2 6, 7 4 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 6 4 10 7 17 हो जाएंगे, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 इतना आ जाएगा।
1 2 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 इतना आ जाएगा। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100.762 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे देखेंगे हम तो नीचे आपका ऊपर, अभी ऊपर की भी तो मल्टीप्लाई रह गई ये, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 ने, पहले तो नीचे लिख दिया 100.762 गुणा 10 की पावर -69 हो गया ये। ऊपर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 निम्मा 144, ठीक है, 16 निम्मा 144 हो जाएंगे, और 16 निम्मा 144 और 16 नंबर 144 हो गए, एक अंक बाद पॉइंट ले जाएगा, यानी 14 पॉइंट इतना हो जाएगा। फिर इसमें 1.6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 और 6 कन 6, 6 और 2 8, इस तरह से। फिर ये 4 4 1 4, 6 4 10 की 0, 8 4 12, 12 और 1 13, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2304 और 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा 23.04, 23.04 गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये यहाँ से निकल जाएंगे, 9 निकल जाएंगे तो 10 की पावर -29, या फिर आप ऐसा करिएगा, अभी 10 की पावर 9 ही रहने दीजिए, गुणा 10 की पावर ये -38 हैं, गुणा ये 69 को भी आप ऊपर पहुँचा लीजिए। इनकी गुणा करके तो मैंने यहाँ पे लिख दी, 69 को आप ऊपर पहुँचा, चलो ऊपर मत पहुँचाओ, चलो इसको सॉल्व कर लो बहुत ही आसानी से, नीचे 69 ही रहने दीजिए, अभी ऊपर वाले को सॉल्व कर दीजिएगा। 38 में से 8 निकल जाएंगे तो 30, 30 में से 1 निकल जाएगा तो 10 की पावर -29 बचेंगे। इतना तो समझ ही रहे हो, ये प्लस के हैं, ये -38 है तो प्लस के 29 बचेंगे। ठीक है, कितना आ गया। अब इसको देखिएगा, आप ऐसा नॉर्मली ऐसा समझो, देखिएगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ से फिजिक्स क्या कहती है, पॉइंट को इधर की साइड में ले जाएंगे तो प्लस की घातें आती हैं। कैसे, प्लस की घातें आएंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, 1 और 1 2 अंक में आगे लेकर जाऊंगा इस पॉइंट को, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1.00762 गुणा 10 की पावर 2 प्लस की आ जाएंगी, 2 घातें प्लस की आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि मैं 2 अंक, यहाँ पर 7 6 2 था, तो ये 2 अंक आगे आ जाएगा, क्योंकि मैं 2 अंक आगे ले गया हूँ पॉइंट को, तो 2 घातें प्लस की। ये गुणा 69 माइनस के 69 जो कहते हो हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं 1 अंक आगे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2.304 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का, गुणा 10 की पावर -29 यहाँ पर जो कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी, यहाँ से आके सवाल खत्म है आपका। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ अब मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ से आगे आपको दिखाई देगा, हम निकाल क्या रहे हैं, FE/FG निकाल रहे हैं। अब ये कितना आ जाएगा देखिएगा, अब ध्यान से देखो, ये तो आपका बचा हुआ है 2.304 गुणा 10 की पावर, ये 1 प्लस का निकल जाएगा तो माइनस के 28 बचेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये 69 में से 2 निकल गए तो 67 बचेंगे, माइनस के ऊपर जाके ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 67 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के 67 हो गए, क्यों, देखिएगा ध्यान से, ये वाली चीज। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका ये 1.00762 इतना बचेगा। अब आप सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी लगाएं, तो मैं पॉइंट के बाद 1 अंक लेना चाह रहा हूं, तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें जोड़ दूंगा, बाकी नहीं तो छोड़ दूंगा। तो ये यहाँ पे 5 से कम है तो इसलिए ऊपर 2.3 ही रहने दूंगा। यहाँ से अगला अंक ये भी 5 से कम है तो बात खत्म करो, ये सीधे सीधे 1 बचेगा, गुणा, और ये कितना आ जाएगा, 67 में से ये चला जाएगा, हाथ ले ढाई यहाँ पे हो गए 17 में से 8 जाएंगे तो 10 की पावर 9 आ जाएंगे, यानी 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 5 में से 2 गए तो यहाँ बचेंगे 3, ये प्लस के 3 बचे, ये आ गया। क्या कल हमने यही चीज़ सिखाई थी आपको, क्या हमने यही चीज़ आपको सिखाई थी कि ये आपका आ गया, इतनी तुलना है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल आपका 1 न्यूटन का लगेगा, तो उन इलेक्ट्रॉनों और 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यदि मैं ऐसे एक दूरी पर रख दूं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, 1 प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, यदि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन का लग रहा होगा तो उसी समय पर इनके बीच वैद्युत बल कितना लग रहा होगा,
2.3 गुणा 10 की पावर 39। 10 की पावर 39 का मतलब समझ रहे हो, यदि मैं 10 की पावर 2 करता हूं तो इसका मतलब यह है कि 1 के आगे 2 जीरो लग गई है। ऐसे 10 की पावर 39 का मतलब 39 जीरो लगाते जाओगे तो कितनी बड़ी संख्या बनेगी, इतने हजार लाख करोड़ पता ना कितने न्यूटन का बल लगेगा। इसलिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज्यादा प्रबल होता, कहीं ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा प्रबल है। इसीलिए हमने बताई थी आपको कि भैया प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच यदि गुरुत्वाकर्षण और उनकी बलों की तुलना की जाए तो 10 की पावर 39 इतने गुना अधिक प्रबल होता है वैद्युत बल। ठीक है, तो इस तरीके से तुलना होती है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। देखिए, हालांकि न्यूमेरिकल्स जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे कराएंगे, आपको इतने कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको पता चल जाए कि ये कूलाम नियम जो है, कूलाम बल जो था उसकी हम किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। अब की बार ये आया था 2024 में एक न्यूमेरिकल, क्या है, 2 चालक जिन पर 9 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम आवेश है, दोनों 3 mm दूर रखे हैं, तो इन पर वैद्युत बल की गणना करो। बहुत ही साधारण सवाल है। जब सवाल करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले सवाल में ये देखो कि क्या आपको दे रखा है, सवाल में क्या दिया है। आपको दिया है कि 2 चालक जिन पर एक पर इतना आवेश है और एक पर इतना आवेश, यानी कि 2 चालक हैं जिन पर एक पर इतने कूलाम आवेश, दूसरे पर इतने कूलाम आवेश, यानी कि एक आवेश दे रखा है आपको 9 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, एक दूसरा आवेश आपको दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। 2 आवेश आपको दे रखे हैं, एक Q1 मान लिया, एक Q2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी को मैं R से प्रदर्शित करूंगा। यहां पे कितना दे रखा है, 3 mm दे रखा है, मिलीमीटर। दूरी को हमेशा याद रखिएगा, मीटर में कंसीडर करते हैं, और मीटर बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहां पर आपको मिलीमीटर आपको दे रखा है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहां पर माइक्रोन दे रखा है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपको नैनो दे रखा है तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पिको आपको दे रखा है तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या कंडीशन दे रखी है, mm दे रखा है। mm का मतलब 10 की पावर -3, तो 3 mm का मतलब हो जाएगा 3 गुणा इस mm को मैं कितना लिख सकता हूं, इतना, 10 की पावर -3, और अब हो जाएगा ये मीटर। m का मतलब मीटर, ये मिलीमीटर है। तो अब ये बदल गया, अब ये r इतना हो गया। ठीक है, बल की गणना करनी है, यानी कि F आपसे पूछा है। अब सूत्र क्या है, सूत्र भाई, सूत्र आप जानते हो, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये सूत्र का है। ठीक है, चलिएगा, ये सूत्र हो गया। तो यहां से F बराबर, ये देखिए, यहां से आपको पता है ये नियतांक होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर -6, फिर गुणा यहां पर Q2 का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर -6। ओके, ऑल राइट, R², R की वैल्यू है ये वाली, अब 3 गुणा 10 की पावर -3, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, F बराबर, ये देखिएगा, ये है 9 गुणा, इस 9 को मैं यहां पे लिख दूंगा, गुणा ये 3 को लिख दूंगा, गुणा ये 10 की पावर +9 है, -6 और -6 10 की पावर -12 हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, गुणा, और 3 10 की पावर -3 है, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 10 की पावर -6, घातों का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे 3 तिया 9 नहीं करेंगे, बस गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि यहाँ पे 4 होता तो 3 चौक 12 हो जाता, बस घातों में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पे
अब देखिएगा F बराबर आपको दिखाई दे रहा है 9 से एक 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27 गुणा 10 की पावर, ये देखिए 9 है, ये 10 की पावर माइनस के 12 हैं तो 10 की पावर माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 12 है तो माइनस के 3 बचेंगे केवल, गुणा 10 की पावर, ये 6 ऊपर जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 6 हैं ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस के 6 हो जाएंगे। तो ये F बराबर 2, देखिएगा अब ये 27 का मतलब क्या है भाई, 27 का मतलब होता है 27.0, कोई भी संख्या है जैसे कि ये लिखा हुआ है 46 तो इसका मतलब ये है कि 46.0 लिखा हुआ है, तो ऐसी 27 है तो ये 27.0 है, बात वही है, गुणा ये देखिए 6 में से 3 जाएंगे 10 की पावर 3 बचेंगे केवल। अब इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा 2.7, इसको ऐसे 2.7 कर दूंगा तो 10 की पावर 1 प्लस की घात आ जाएगी। प्लस की घात क्यों आई है, क्योंकि मैं इस पॉइंट को मैं एक अंक आगे ले गया हूं तो प्लस की घात आ जाएगी, गुणा ये 10 की पावर 3 यहाँ पर है तो F बराबर कितना आ जाएगा 2.7 गुणा 10 की पावर 4, इतने बल का मात्रक जरूर लिखना है, इतने न्यूटन, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ गया। बहुत ही शानदार सवाल है। तो अब आपका आज की वीडियो में इतना ही कराऊंगा, कल आपको कराऊंगा कूलाम्स नियम का वेक्टर स्वरूप कराऊंगा, फिर उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसकी परिभाषा, वैद्युत बल रेखाएं उनकी परिभाषा, ये कल की वीडियो में पूरे में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिएगा एक न्यूमेरिकल में आपको एक करने के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको 1.6 कूलाम, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस इतने कूलाम, और यहाँ पर दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, ठीक है। इस सवाल को करिएगा कि दो चालक जिन पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम आवेश, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम आवेश है, जो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट यही है, सवाल यही है, बस संख्या बदलेंगी, बाकी सारी चीज़ गई है, ठीक है। चलिएगा वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय